सो हेलो दोस्तों, आपको मैं आज बताने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत आसान चीज़ है फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने थोड़ी सी पीछे बताया था बट अभी बताऊंगा, सारा चीज़ें समझ में आएगा। आसान है यार। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री कर देना है और डायग्राम बना लेना है। आसान है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है, सब आसान है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे, करेंगे खुद से, तो चीज़ें आसान ही लगेंगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। कोई बॉडी होगा उसको फ्री रखना है, एकदम फ्री। ठीक है, और उसका डायग्राम बनाना है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये जमीन है और यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पे, ऐसे करके। और ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक पे मैंने कल आपको बताया था बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, फोर्स कैसे लगता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन तब लगता है जब वो बॉडी किसी चीज को प्रेस कर रहा हो। किसी पे प्रेशर मतलब प्रेस प्रेस कर रहा हो किसी चीज को, तो वो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट धरती मतलब जमीन को प्रेस कर रहा है, क्योंकि कुछ वजन होगा ना। तो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट या प्लेन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। और उसी तरीका से बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से mg आता है, मास इंटू एसलरेशन, एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g होता है। तो वो भी कैसे लगता है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अगर मान लेते ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका mg किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। सेंटर यहाँ पे होगा, है ना बच्चों, सेंटर की तरफ लगता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आसान है यार। देखिए मैं आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और वो बनाना चाहिए। वो बनाएंगे तभी आपसे आगे वाली सवाल हो पाएंगे। ठीक है, देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको तोड़ देना है। मतलब तोड़ना क्या है, ऐसे कर देना है इसको। बच्चों मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको उठाएंगे। देखिए, देखिए मेरे पास शक्ति है बच्चों, इसलिए मैं ऐसे कर पा रहा हूँ। आप भी कॉपी पे कीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये एम मास का है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा धरती के द्वारा, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और इस ऑब्जेक्ट पे mg किधर लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा होगा, पृथ्वी के अंदर सेंटर की तरफ। तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड जो वाली चीज़ होती है ना, ये वाली, इसको हम लोग इधर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही कि अच्छा लगने के लिए, है ना बच्चों, अच्छा लगने के लिए ऊपर ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन को। और एक नॉर्मल रिएक्शन ये पृथ्वी पे भी लग रहा होगा, है ना, इस मास के द्वारा, इस मास के द्वारा यहाँ पे ये लग रहा होगा, और पृथ्वी के द्वारा ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो ये हो गया आपको फ्री बॉडी डायग्राम। हमने डायग्राम बनाया कैसे, इस बॉडी को फ्री कर दिया, और इसमें जो जो फोर्सेज लग रहे हैं वो हमने दिखा दिए। आ रहा समझ में, ऐसे चीज़ों को करना होगा। तो ऐसे करने से ही चीज़ें बन पाएंगे आपसे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो यही होता है बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, अगर यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन दिया हो बच्चों, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अंडा बन गया यार। ठीक है, जैसा भी बना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चों इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल हमें दे दिया है थीटा, और ये ऑब्जेक्ट का मास m है। तो आपको बताना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को बच्चों हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, सबको फ्री कर देना है। फ्री बॉडी डायग्राम में सबको फ्री कर देना है, समझे बच्चों। फ्री करने तो आना चाहिए आपको। ठीक है, और फ्री करने के लिए क्या करना होगा, इसको उठाना होगा और ऊपर कर देना होगा। ये पूरा उठे जा रहा है। ठीक है बच्चों, पूरी नहीं उठ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये प्लेन था और ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ऊपर ला दिया। ठीक है,
ये मास का था। कुछ नहीं करना है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, ठीक है। सारे फोर्सेस को दिखा देना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है, सारे फोर्सेस को। ये स्मूथ सरफेस है बच्चों, मान लेते हैं ये स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स को भी दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। हमने आपको बताया था पीछे कि जब एम जी लगता है तो ये वाली जो होती है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन अगर हम बनाते हैं तो ये भी एंगल थीटा ही होती है। कैसे होती है मैंने पीछे बताया था बच्चों, अगर आपको फिर से जानना है तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये ऐसे हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। और देखिए ये ऐसे ऐसे, इसको तो बढ़ा ही सकते हैं, बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, ये 90 हो गया, और बच्चों ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें इस ट्रायंगल में भी देखना है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अरे समझ लो, ऐसे चीज़ों को देखना होगा। एंगल थीटा हो गया तो इधर वाली फोर्स क्या हो जाएगी, इधर इधर लगने वाली और एक इधर लगने वाली फोर्स, तो एम जी का कॉस थीटा इधर हो जाएगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा, और इधर वाली चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, एम जी साइन ऑफ थीटा। अरे समझ में, ऐसे करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस ऑफ थीटा लगे, ठीक है। और एक बच्चों नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा प्लेन के द्वारा ऊपर की तरफ, और ये भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस पे नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को बनाएंगे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और चीज़ें बताते हैं बच्चों। ओके बिल्कुल आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये टेबल दिया हुआ है आपको, टेबल पे बुक रखा हुआ है ना, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पे ऐसे करके एक पुली दिया हुआ है, और पुली से लटका हुआ है यहाँ पे एक और ब्लॉक, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम है। ऐसा कुछ सिनेरियो दिया हुआ है बच्चों। ये पुली क्या होता है बच्चों, पुली जो होता है, पुली नहीं समझे हैं, जहाँ पे रस्सी जाता है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे रस्सी जा सकता है आसानी से, ये गोल गोल घूमता है ना, ये ऐसे गोल गोल घूमता है, तो ये रस्सी ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। और हम लोग बच्चों फिजिक्स में क्या करते हैं, पुली को मासलेस ले लेते हैं, पुली को क्या ले लेते हैं बच्चों, मासलेस, मतलब पुली में कोई मास नहीं है। और हम लोग जो ये स्ट्रिंग लिए हैं, धागा लिए हैं, इसको भी हम लोग मासलेस लेते हैं, इसका मास हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं बच्चों, नहीं तो उसके लिए भी हमें फोर्सेस को दिखाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देते हैं। ये बच्चों फिर से स्मूथ ही दे दिया है, कुछ भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे बच्चों जो टेंशन लगेगा, देखिए ये धागा आखिरकार ये बच्चों ऐसे खींच रहा होगा ना, खींच रहा होगा ना बच्चों, समझ रहे हैं आप, ये तो खींच रहा होगा नीचे की तरफ, अगर खींच रहा होगा तो इधर ऊपर टेंशन टी लगेगा, है ना, इधर टेंशन टी लगेगा। अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है ना, चीज़ों को रोक दिया जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब आप समझ रहे हैं, चीज़ों को सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता है उसमें, ठीक है। चीज़ें रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, और रेस्ट पे आ जाती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस दिखाना, वहाँ पे दिखाना पड़ता है, और उसको एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में इक्वेट करना होता है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर देना होता है, और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर देना होता है। उसके बाद इक्वेशन से आंसर आपका आ जाता है। तो यहाँ तो बच्चों बस फ्री बॉडी डायग्राम बता रहे हैं। नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा क्या बच्चों, एम जी, ठीक है। ऊपर टेंशन टी, टेंशन क्या होता है ना कि अपने तरफ खींचने वाली फोर्स होती है। तो देखिए रस्सी अपने तरफ खींच रहा है, एम जी नीचे की तरफ धरती की तरफ खींच रहा है, इस पर भी नीचे लग रहा होगा एम जी, और इस पर भी लग रहा होगा ऊपर के बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। इस बार मैंने अलग नहीं किया, ऐसे ही बना दिया। तो अगर आप तेज हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे बनाने लगेंगे, तो यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं लिखने की जरूरत होगी, ऐसे करके एम जी से यहीं पे लिख दीजिए, है ना बच्चों यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी आसान हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे हमको दिखाना होता है, और ये दोनों को हम मासलेस ले लेते हैं। देखिए हमने क्या बता रहा था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ जाता है तो एफ नेट हम लोग जीरो कर देते हैं अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं लगता है,
तो हम क्या कर देते हैं, एफ नेट को जीरो कर देते हैं एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन में और वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन में, सारी चीज़ें रेस्ट पे आ जाती है। ऑल थिंग्स आर एट रेस्ट। ये चीज़ें इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉलो किया जाता है बच्चों। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम आसानी से बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे एफ बी डी बनाकर और उसका सारे डायरेक्शन में फोर्सेज को इक्वेट कर सकते हैं, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। तभी तो, अगर एक्स के लॉन्ग फोर्स कोई नहीं लग रहा होगा, वाई के लॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो बच्चों वो रेस्ट पे है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आगे आपको हम क्वेश्चन से करके बताएंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एफ बी डी बनाना है। देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, टू स्पेयर ए एंड बी प्लेस्ड व्हेन टू वर्टिकल वॉल्स आर शोन इन द फिगर, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बना लेते हैं जल्दी से, आसानी से। क्या करना होगा, एक ऐसे एक सरफेस यहाँ पे ऐसे है, एक सरफेस यहाँ पे कैसे है बच्चों, एक सरफेस ऐसे है, एक सरफेस यहाँ पे ऐसे है, एक बड़ा सा यहाँ पे गोला है ऐसे है, और एक छोटा सा गोला यहाँ पे ऐसे है। इस गोले को तो अच्छे से बनाना होगा ना बच्चों। ये देखिए मैंने चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ना बच्चों, चीज़ों को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये क्या है बच्चों, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस ही है, ये भी प्लेन सरफेस ही है। ये ब्लॉक यहाँ, ये ऑब्जेक्ट ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है बच्चों। ओके, ये ए है बी है। यहाँ पे चीज़ें बताया जा सकता है क्योंकि ये जो सरफेस है यहाँ पे बच्चों, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे के सरफेस से हो जाएगा। मान लेते हैं इधर भी ये सरफेस लगा रहा होगा, ये N1 मान लेते हैं, ये N2 मान लेते हैं, ये भी इस पे लगा रहा होगा इधर की तरफ, तो ये मान लेते हैं N3 है। समझ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे। तो N3 नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही ना लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सरफेस जो टच होता है, जो प्रेस करता है, वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों ये तीन तो नॉर्मल रिएक्शन हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे भी तो ये दोनों सटा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेस तो कर रहा होगा ना, ये सटा हुआ, तो इस पे भी तो ये दोनों प्रेस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा। छोटे वाले से बड़े वाले पर, याद कीजिए, यहाँ पे छोटे वाले बड़े वाले पर लगा रहा होगा, बड़े वाला छोटे वाले पर लगा रहा होगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे ये वाली हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, और ये हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। आ रहा समझ में कैसे होता है? अगर कहीं पे आपको लिख दिया जाए कि नॉर्मल रिएक्शन बी ए, तो इसका मतलब होता है नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से बी पे नॉर्मल रिएक्शन, एन ए बी, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ऐसे चीज़ों को समझना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है, समझ में आ रहा है? इस पे नॉर्मल रिएक्शन देखिए सेंटर की तरफ से जाता है, सेंटर की। और नीचे यहाँ पे एम जी भी बता सकते हैं। मान लेते हैं इसका कैपिटल मास एम है, इसका स्मॉल मास एम है, तो नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा कैपिटल एम जी, और इसको नीचे की तरफ लग रहा होगा स्मॉल एम जी। चीज़ें ऐसे करके हम बता सकते हैं। तो एफ बी डी हमने बना दी, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर दिया और नीचे की तरफ एम जी ड्रॉ कर दिया। देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों। तो आगे चलते हैं। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? बहुत आसान होता है ये। इन्होंने बताया था, जब न्यूटन चच्चा जो हमारे थे, न्यूटन अंकल थे, उन्होंने बताया हमें, क्या बताया? ये चीज़ बताया कि सेकंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल सही उन्होंने बोला। ये बोल रहे हैं कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी लेना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो फोर्स एक्सटर्नल लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे। किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तो हमने कल ही बताया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू एम भी, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उस पर मोमेंटम लिख सकते हैं हम लोग, और मोमेंटम कैसे आ रहा होगा? फोर्स लगाने से, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि बोला जा रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब डी पी बाई डी टी। यही तो है, पी को मोमेंटम बोलता है ना बच्चों, पी जो होता है वो मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है। तो डी पी बाई डी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है,
एट दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी चेंज होगा, ये बोल रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। dp बाई dt मतलब p इक्वल टू, तो एम भी हमने बताया था ना कल ही बच्चों, p इक्वल टू एम भी बताया था। तो d ऑफ एम भी अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक कांस्टेंट टाइम्स ला लेते हैं के, और यहाँ पे लिख देंगे फिर लेट कांस्टेंट के इक्वल टू 1। अब बोलेंगे क्यों ही लाए जब 1 ही लिखना था क्यों नहीं। तो हम फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं, चीज़ों को लिख के फिर काट देते हैं समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन है ना, एक्स वाई पढ़ा था ना आपने। जब दो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, एक को कांस्टेंट मानते हैं, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस भी कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी। कभी एक को कांस्टेंट मानते हैं और एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैसे ही कर दिए। के को 1 माना था तो फोर्स आ गया। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको निकल के आती है बच्चों आपके लिए, कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें बच्चों मास को हमने कांस्टेंट ले लिया, मास को हमने कांस्टेंट ले लिया। इसमें क्या किया बच्चों, वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट ले लिया। ये दोनों चीज़ों में हमने ये किया, ठीक है। एक बार मास को कांस्टेंट लिया, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया। सोचिए सोचिए बच्चों, मास वेरिएबल नहीं होगा कहीं पे। जैसे ये मास जो दिया हुआ है dm बाई dt कर दिए, मास मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है तो वेरिएबल थोड़ी है, वो तो कांस्टेंट है। किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, कहीं पे पुली पे 10 kg का मास लटका हुआ है, तो वो सब मास बच्चों कांस्टेंट मास है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मान लेते हैं 5 लिख दिया, तो 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 ही होगा ना। तो ये जब 0 हो जाता है तो बचता है ये और ये। तो एक कंडीशन में जब मास कांस्टेंट हो, मास इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, तब क्या हम लोग लिखते हैं बच्चों, तब लिखते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू फोर्स। और यही चीज़ तो आपने पीछे पढ़ा था, m डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, m इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। तो यहीं से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर कहीं पे मास वेरिएबल हो जाए, मास वेरिएबल हो जाए, तब बच्चों टोटल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा m डी वी बाई डी टी, जो कुछ वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा, प्लस v डी एम बाई डी टी, ठीक है। ये पूरा लिखना होगा हमें, ये पूरा फोर्स आएगा फिर। लेकिन ये चीज़ तब होता है जब हमारा मास कांस्टेंट होता है। हम अभी तक मास को कांस्टेंट ही लेते हैं, 5 kg 10 kg 15 kg है ना, ये सब चीज़ें हम कांस्टेंट ही लेते हैं। कहीं पे वेरिएबल मास दे दिया, जैसे कहीं पे ट्रक चल रहा हो, ट्रक से बालू, ट्रक में बालू लोड हो और ट्रक से बालू गिरता जा रहा हो और आगे बढ़ता जा रहा हो। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जब पूजा होता है हमारे इधर, तो उस टाइम पे जब हम लोग रोड को साफ सफाई करते हैं तो टैंकर में पीछे पानी रहता है और पानी वो गिरता जाता है। तो बच्चों वो वेलोसिटी तो है ही, उस ट्रैक्टर में जो भी पानी का टैंकर लोड है वो चल रहा है और उसका पानी भी नीचे गिर रहा है। तो पानी नीचे गिर रहा है तो मास कम हो रहा है उसका, और वेलोसिटी भी है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये लगेगा, क्योंकि उसमें मास का भी चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन में देगा तो आप कर सकते हैं, है ना, याद होगा आपको, इसको यूज कर सकते हैं। तो भारी नहीं है यार, मोमेंटम बस p इक्वल टू एम करना है, फोर्स को इक्वेट करना है और यहाँ चीज़ें समझ जाना है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत आसान है, ठीक है। ओके, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पे सिचुएशन ऐसा आ जाए, अगर सिचुएशन कहीं पे, अगर इक्विलिब्रियम का जो हम आपको बता रहे थे वहाँ पे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि किसी किसी कहीं पे टेंशन लग रहा हो, किसी पॉइंट पे तीन हमें दिया हुआ हो, किसी पॉइंट पे बच्चों हमें 3 स्ट्रिंग दिया हुआ हो, है ना, 3 स्ट्रिंग दिया हुआ हो, और इधर का एंगल देखिए बच्चों ऐसे, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3। इधर की तरफ मान लेते हैं खींचा जा रहा है T1 टेंशन से, सॉरी, इधर की तरफ खींचा जा रहा है T1 टेंशन से, इधर खींचा जा रहा है T3 टेंशन से, इधर खींचा जा रहा है T2 टेंशन से, ऐसे समझ सकते हैं। याद रखिएगा, कहीं पे स्ट्रिंग हो रहा है तो इसको और तरीका से बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि इधर यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से फिर एंगल 90 माइनस थीटा करके हम लोग चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट यूज करेंगे, वहाँ पे कहीं पे 3 स्ट्रिंग हो और खींचा जा रहा हो और एंगल दिया हो उन सबको, तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए, ये वाली टेंशन अपॉन ये वाली एंगल, मतलब साइन का ये एंगल, ये वाली साइन का एंगल मतलब ये टेंशन अपॉन ये वाला साइन का एंगल। देखिए कैसे लिखते हैं, T3 अपॉन साइन θ3 इक्वल टू T2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू T1 अपॉन
साइन थीटा 1। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ऐसे करके चीज़ों को हम लिख सकते हैं, ऐसे करके चीज़ों को हम लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? ये होता है साइन लॉ, इसको बोलते हैं साइन लॉ भी बोलते हैं, साइन लॉ। इसमें साइन का कंपोनेंट ऐसे ऐसे लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो ऐसे करना होगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। बस मैंने ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि ये चीज़ें आगे अगर यूज होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। और चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ बच्चों, जैसे कि आपने यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ देखा, तो सेकंड लॉ में क्या होता है? सेकंड लॉ में जो आप अभी कर रहे थे, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी को ले रहे थे, ये तो यहाँ पे हमने आपको डायरेक्शन थोड़ी बताया कि मोमेंटम एक्स में है कि वाई में, जेड में है। देखिए, अगर नहीं बताया, अगर कहीं पे हो जाए, कहीं पे सवाल आ जाए कि मोमेंटम अलोंग एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई, मोमेंटम अलोंग जेड है, तो तीनों को हमें अलग अलग सोल्व करना होगा न्यूटन सेकंड लॉ लगा के। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें सोल्व करके लाना है फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग करेंगे डी पी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, ये सब अलग अलग निकालना पड़ेगा, डी पी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। और एफ अलोंग जेड निकालना होगा, तो डी पी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। और इसके आगे आप लिख ही सकते हैं, जब फोर्स अलोंग एक्स आ जाएगा तो ओवरऑल सोल्व करेंगे तो एम ए एक्स आ जाता है, और ये आ जाता है क्या, एफ वाई में एम ए अलोंग वाई, और एफ जेड में आ जाएगा एम ए अलोंग जेड। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे बता दिया, अगर कोई डायरेक्शन में दिया हो आई कैप जे कैप में तो घबराना नहीं है, ऐसे करके सॉल्व कर लेना। सवाल आएगा इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, वो भी काफ़ी आसान है, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, वो हम पे लगाता है। क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और अपोजिट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। समझिए इस चीज़ों को, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये मान लेते हैं दीवार है, ये मान लेते हैं बच्चों आपको दीवार दे दिया है, और ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है बच्चों ऐसे, और ये हाथ से हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। समझिए, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं दीवार को ऐसे। अगर दीवार ऐसे है तो हम यहाँ पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे चीज़ों को, है ना, ऐसे धक्का दे रहे हैं। तो अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स हमारा एफ है, तो इतना ही फोर्स ये हम पे लगा रहा होगा एफ, ठीक है। ये चीज़ समझना है। तो चीज़ें कैसे हो रही होगी, यहाँ पे जितना फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेस ही तो कर रहे हैं, तो प्रेस करने से जो नॉर्मल रिएक्शन हमारे हाथ वाल के द्वारा हमारे हाथे पे आ रहा होगा, और वही नॉर्मल रिएक्शन हाथों के द्वारा वाल पे आ रहा होगा। पीछे हम बता रखे हैं बच्चों, पीछे हम बता रखे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए ऐसे हो गया, यही जो फोर्स होगा इधर की तरफ, है ना। तो देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे हाथों पे लगा रहा होगा, हमारे हाथों पे इधर की तरफ एन लग रहा होगा, और ये हमारे हाथों को इधर लग रहा होगा। अरे समझ में बच्चों, वही फोर्स के बराबर हो गया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के बराबर हो गया। अरे समझ में, ऐसे चीज़ों को समझ सकते हैं आप लोग। ऐसे अगर कहीं पे दिया हुआ हो, यहाँ पे कोई बुक रखा हुआ हो, ऐसे करके कोई बुक रखा हुआ हो बच्चों यहाँ पे, तो इस पे जो ये जो भार होगा ना, इस पे जो भार लग रहा होगा, तो जितना इसका mg होगा, mg, उतना ही इसके पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अरे समझ में, mg तो नीचे लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी एक सरफेस पे n लग रहा होगा। अरे समझ में बच्चों, वैसे चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हुआ ना, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन है, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन है। अरे समझ में चीज़ें जो ऐसे होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और इसके पे नीचे एक mg फोर्स भी लग रहा है, ओके। एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली बात है कि ये हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में नहीं लगता है। मतलब पेयर में तो लगता ही है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। अरे समझ में बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर है, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इस पे एक्शन हुआ, ये इस पे रिएक्शन हुआ, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है। ये इस वाल पे लग रहा है, और ये इसके हाथ पे लग रहा है। हमेशा याद रखना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर में तो लगता है फोर्स, लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे नहीं, इस पे ही लग जाए, तो एक इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, एक इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये हाथ पे ही है, ये हाथ पे ही है, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा ना बच्चों।
नेट नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो इस पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ फेंक रहा है और ये नीचे जमीन की तरफ, तो जमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक बुक, दो अलग अलग आए, दो अलग अलग चीज़ें आना चाहिए, सेम चीज़ पे नहीं लगेगा। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं लगता है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर बच्चों दो ऑब्जेक्ट पे लगता है ना। ये जितना इस ऑब्जेक्ट को मास, जो भी मास एम है, अर्थ उतना ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा होगा, उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा अर्थ पे। आ रहा है समझ में, ये बुक भी अर्थ को उतना ही अपना फोर्स से खींच रहा होगा, तो अर्थ यहाँ पे आ गया और एक बुक आ गया, तो दो चीज़ें अलग अलग आ गई, अलग अलग पे ही लगता है, सेम पे नहीं लगता है। अरे समझ में, अब बोलेंगे कि नॉर्मल तो इसी पे है, बुक पे ही, और एमजे भी बुक पे ही, तो बच्चों ये अलग अलग फोर्स है, ये अलग अलग फोर्स है ना। भले ही हम इसको इक्वेट कर देंगे, इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स इस पे लगने वाला और नीचे वाला फोर्स लगने वाला, ओवरऑल तो इक्विलिब्रियम में इक्वल ही तो होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है ना। इस पे देखिए नॉर्मल इस पे लगा तो ये जमीन पे लगाया, एम जी इस पे नीचे अर्थ लगा रहा है तो ये भी अर्थ को उतना ही ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, है ना, तभी तो ये जुड़ा हुआ है। ऐसा समझ सकते हैं चीज़ों को, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम इसको बस दिखा रहे हैं कि इतना एम जी लगा रहा है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आगे और चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि एक सवाल है बच्चों, तो सवाल करना बहुत ज़रूरी है, तो सवाल कर लेते हैं। एक 100 केजी का व्हीकल है, स्पीड इसका दिया हुआ है, अच्छा मास दिया हुआ है जो कि 100 केजी है। जल्दी से आप लोग खुद से करिए बच्चों, और वेलोसिटी उसका दे दिया है, मतलब कि इनिशियली तो होगा, मतलब चल रहा है तो इनिशियली होगा 5 मीटर पर सेकेंड। टू स्टॉप मतलब आगे जाके रुकना है 10 सेकंड में, 1/10 सेकंड में रुक जाता है। कितने टाइम बाद रुकता है, 1/10 सेकंड के बाद रुकता है। रुकता है तो फाइनली वेलोसिटी तो जीरो ही कर रहा होगा। द रिक्वायर्ड फोर्स टू इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा फोर्स कितना होगा बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका स्पीड कम हो रहा है तो उस पर फोर्स नेगेटिव में ही तो लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन टाइप। सिंपली फोर्स इक्वल टू हम लोग एम ए कर सकते हैं, मास तो कांस्टेंट दिया है इसीलिए यूज कर दिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो फाइनली v जीरो हो रहा है, इनिशियली u कितना है 5 अपॉन टाइम कितना है बच्चों 1/10। तो ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन हमारे पास 50 माइनस का 50 मीटर पर सेकंड आ गया, पर सेकंड स्क्वायर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन 100 केजी था, इंटू कितना रहा बच्चों, कितना आ रहा है माइनस का 50। तो ये ओवरऑल आपका 5000 माइनस का 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। कल लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया था बच्चों, वहाँ पे हमने आपको गलत बताया था, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, है ना बच्चों। हमने कल लिख दिया था 1 डाइन बराबर, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, आप बताइएगा, कि 10⁵ न्यूटन लिख दिया था। तो ये नहीं, ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि डाइन जो होता है सीरियस यूनिट में, मतलब कि अगर मीटर फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूटन लिखते हैं ना, और न्यूटन क्या होता है मीटर केजी पर सेकंड स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो इसको हम लोग सीरियस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर में अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 गुने 1000 केजी, तो ओवरऑल 10⁵ ही तो आ रहा है। तो ये न्यूटन में था और ये बच्चों डाइन में था, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ आ गया और डाइन आ गया, ऐसे करके। तो ये सही था बच्चों, है ना। कल हमने अगर गलती की होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे आपको दिखाते हैं। ओके बच्चों, ये AIEEE का सवाल है, जेईई मेंस का सवाल है, पहले AIEEE बोला जाता था। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। क्या बोला जा रहा है, फोर्सेज सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेज है, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सम मतलब एक फोर्स F1 दूसरा फोर्स F2, दोनों का सम मुझे दे दिया, मैग्नीट्यूड का सम है 18 न्यूटन, ठीक है, मैग्नीट्यूड का सम है 18 न्यूटन। देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, अच्छा दो फोर्सेज वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उनका रिजल्टेंट भी होगा, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। अच्छा दो फोर्सेज किसी को स्मॉलर मान सकते हैं, मान लेते हैं कि F1 क्या है ना, बड़ा है F2 से, तो F2 क्या हुआ, छोटा, मतलब छोटा वाला फोर्स के स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड मुझे दे दिया है 12। दो फोर्सेज बना लेते हैं, कैसे कैसे, एक सेकंड, मान लेते हैं F2 छोटा वाला और F1 ये बड़ा वाला, और जो यहाँ पे आ रही है हमारे रिजल्टेंट वो ऐसे है, F परपेंडिकुलर है
छोटा वाला का, ऐसे ही तो बोल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको ये बताना है, बताया जा सकता है बच्चों। ये इसका मैग्नीट्यूड है तो इसको लिख सकते हैं ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है पूरा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखें तो बच्चों इन दोनों के बीच ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, 90 से बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है, तो कॉस ऑफ थीटा तो नेगेटिव होता है, कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में आएगा। भले ही कॉस प्लस का कॉस थीटा फार्मूला के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये बच्चों थीटा 90 से बड़ा है, 90 इतना ही है और ये 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा एंगल हो जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है ना, तो कॉस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी आता है तो वो नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू पता करना होगा। कॉस थीटा का वैल्यू पता कीजिए बच्चों, क्या होगा कॉस ऑफ थीटा, क्या होगा कॉस ऑफ थीटा, क्या होगा, ओके कॉस ऑफ थीटा निकालना है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी एफ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस फोर्स को नीचे ले आऊँ, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, समझिए, होता है ना किसी फोर्स को उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, ऐसे कर देते हैं तो माइनस का F1 बन जाएगा, ये F1 था, इसको नीचे की तरफ ले आया तो ये हो जाएगा माइनस का F1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल टोटल थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा तो 180 होता है, 180 माइनस थीटा लिख देंगे, 180 माइनस थीटा, आ रहा समझ में। तो अब हमें पता चल गया F2 और F1 के बीच का एंगल, ठीक है, पता चल गया बच्चों, पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका कॉस कंपोनेंट ले लेते हैं ना, इसका कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ ले लेते हैं, तो माइनस का F1 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस का F1 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू F2, कॉस कंपोनेंट ले लिया। तो बच्चों 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और 180 माइनस थीटा थीटा ही रहेगा। ये ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों बहुत अच्छे से बताया, अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। देखिए माइनस का हो जाएगा F1 और यहाँ पे माइनस का कॉस ऑफ थीटा आ रहा है इक्वल टू F2, यहाँ से हमको कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 मिल रहा है कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो लिख देना पड़ेगा यहाँ पे। ओवरऑल अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, हमने क्या बताया था पीछे कि कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, भले हम इसका वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू कुछ भी आया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल बच्चों ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कॉस का कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लिखना पड़ेगा, 2F1 F2, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने साइन पहले लिखा है, वैल्यू बाद में लिख रहे हैं, ये वैल्यू है F2 अपॉन F1 इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो F1 कट सकता है यहाँ पे, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F2 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगता है क्या आएगा, F1 स्क्वायर माइनस का F2 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 आप बता सकते हैं इंटू F1 माइनस F2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 12 का स्क्वायर 144। बच्चों ये क्या है, एफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल। हमको दिया हुआ है यहाँ पे ए प्लस बी, तो मतलब ये दिया हुआ है 18 इंटू F1 माइनस F2 इक्वल टू 144। तो 18 से कट रहा है क्या, 6 18, 6 2 12, 6 चौके 24, 3 8 24, 8 12, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक और चीज़ है बच्चों कि F1 माइनस F2 का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 8, ठीक है, और F1 प्लस F2 का वैल्यू 18। तो इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2F2 का वैल्यू भी 18 26 13 हो जाएगा। तो एक का फोर्स, एक F1 फोर्स आ रहा है 13 और एक F2 फोर्स आ जाएगा आपका 5, ये दोनों आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। देख रहे हैं सवाल आया हुआ है बच्चों, आसान है यार, थोड़ी सी चीज़ आपको नहीं आई होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर दिक्कत हुआ हो आपको कि
यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिख दिए अपने आप से, क्योंकि बच्चों ये कॉस ऑफ थीटा है ना, थीटा ओवरऑल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं आया, बच्चों नेगेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आता तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये तो पहले से वाली है, लेकिन अभी वाली जो इसका वैल्यू आता वो लिखते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर, ऐसा समझ सकते हैं, आसान है, आसान है ना, किया जा सकता है। फिर से एक और सवाल बच्चों, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम। देखिए बच्चों ये सवाल आपको करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 150 ग्राम है, वेलोसिटी इसका दे दिया है जो है 12 मीटर पर सेकेंड, हिट्स द बैट। अच्छा एक बॉल ऐसे जा रहा होगा और एक यहाँ पे बैट है, ठीक है, एक बैट है, तो बैट से हिट करने के बाद बॉल टर्न बैक, फिर से पीछे की तरफ आने लगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा सिचुएशन है। फोर्स ब्लो एक्ट्स, मतलब कितने टाइम के लिए इसके साथ रहा, वो है 0.01 सेकेंड के लिए ऑन द बॉल, ठीक है। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स कितना होगा बच्चों, फोर्स कितना एक्सर्ट होगा यही बताना है, सिंपल बता सकते हैं। इस बार डायरेक्शन के साथ लेना होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये आई कैप में जा रहा है, आई कैप में जा रहा है, ये माइनस का आई कैप में आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है, सिंपली ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है ये वाली फाइनल वेलोसिटी है माइनस कर 20 पीछे की तरफ आ रहा है, माइनस इनिशियल क्या है 12 अपॉन टाइम कितना लग रहा है बच्चों 0.01 सेकेंड। इसके बाद फोर्स आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आप कर लीजिएगा यहाँ पे पुट करके, कितना रहा आंसर आप हमें बताइएगा बच्चों, ठीक है, आसान। एक और यहाँ पे सवाल बिल्कुल आसान है, फ्लोइंग फिगर मासेज ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर सेम, ओके दोनों का मास सेम है, ईच इक्वल मास सेम, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों सेम मास, है ना। बोला द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ ए बी, ओ ए के बीच में टेंशन T2 है, ए बी के बीच में टेंशन T1 है, दिया हुआ है T2 T1। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg ऑन बी, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स बच्चों यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है। तो T1 हमें बताना है, T1 क्या होगा, T1 के लिए हमको FBD बनाना होगा इसका ना बच्चों, क्योंकि T1 इधर की तरफ, इसका भी बना सकते हैं लेकिन इसमें एक और T2 आ जाएगा, तो हमको तो बस T1 पता करना है, इसका बना लेते हैं, इसका FBD बना लेते हैं, है ना बच्चों। ये मास M है, बी ब्लॉक है ना, बी ब्लॉक है, इधर की तरफ इसको mg से खींचा जा रहा है, तो नीचे तो ग्रेविटेशन लग ही रहा होगा mg, ऊपर की तरफ ऐसे कुछ लग रहा है, ये ऐसे की तरफ है बच्चों, ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है मुझे θ2, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करूँ तो ये भी एंगल तो θ2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन अपने तरफ खींचता है तो ऊपर की तरफ टेंशन T1 लग रहा है, आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, यही चीज़ बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ टेंशन T1 है, और ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये एंगल θ2 यहाँ पे था, सॉरी θ1, यही हो जाएगा एंगल, ये θ1, मैं θ2 क्यों लिख रहा हूँ, ये बच्चों θ1 है ना, ये θ1 है बच्चों, θ1 है, सिंपली आप बता सकते हैं T1 का कॉस कंपोनेंट ये आ जाएगा, T1 cos थीटा, T1 cos ऑफ θ1, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे T1 cos θ1, ये हो जाएगा इधर की तरफ T1 sin θ1। और कोई फोर्स लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है, टेंशन और mg और इधर mg, देखिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्सेज को, इधर लग रहा है T1 cos θ1, इधर mg, तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो नेट फोर्स F नेट हमको क्या करना होगा, 0 कर दीजिए। देखिए तो T1 sin θ1 जो होगा वो हो जाएगा mg, एक और हो जाएगा T2 cos, सॉरी T2 cos ऑफ T2 क्यों लिख रहा हूँ, T1 है ना, T1 cos θ1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg। दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तो सेम ही लग रहा है दोनों को डिवाइड दे देते हैं बच्चों, दोनों को डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो T1 कट जाएगा, mg कट जाएगा, तो sin θ अपन cos θ, tan θ1 आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो बच्चों किस एंगल पे होता है, θ1 का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमको चाहिए था T1, कहीं भी पुट कर दीजिए, T1 sin θ1 और sin 45 1/√2 इक्वल टू mg। तो बच्चों सिंपली आप लिख सकते हैं T1 का वैल्यू mg √2 आ गया,
यही तो आंसर हो जाएगा, ये लग रहा है। हमने थीटा भी निकाल लिया, ये 45 डिग्री आ रहा है, इसका भी वैल्यू निकाल लिया, √2 mg। अगर हमें अब एम ब्लॉक पे देखना है, ये वाली ए ब्लॉक पे देख सकते हैं क्या, ए ब्लॉक के लिए भी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, ए ब्लॉक के लिए भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ये ए था, एम था, इसके तरफ भी इधर की तरफ लग रहा है एक फोर्स, टी फोर्स लग रहा है टेंशन वाली, इसका भी इधर लग रहा है ना, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी ये एंगल मुझे दे दिया है बच्चों, ये θ2 है, ये एंगल बच्चों θ1 है, ठीक है। तो टेंशन बच्चों खींचने वाली फोर्स है, तो ये भी तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वो खींच रहा होगा, ये नीचे की तरफ ऐसे ही खींच रहा होगा, तो ये T2 खींच रहा है ना। ये क्या है, ये क्या था बच्चों, ये T2 था, ये T1 था, ये T2 है और ये यहाँ पे T1 से खींच रहा है। और बच्चों क्या, इसके नीचे लग रहा होगा क्या, mg लग रहा होगा फोर्स। चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए, इधर की तरफ आ जाएगा एक फोर्स, एक इधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 कॉस, सॉरी T1 साइन होगा ना, ये T1 साइन θ1 मैं कैसे लिख रहा हूँ पता चल रहा है, T1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ θ1, क्योंकि कॉस कंपोनेंट ले लिया इधर की तरफ, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी एंगल θ2 हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, कॉस का कंपोनेंट, इधर आ रहा है साइन का कंपोनेंट, तो T2 कॉस θ2, T2 साइन θ2। सारे फोर्सेस को अब देख लेना है। अलॉन्ग एक्स क्या है, एक ये है, एक ये है। अलॉन्ग वाई क्या है, एक ये है, एक ये है, और एक mg भी है। चीज़ें लिख लेते हैं। अलॉन्ग एक्स, एफ अलॉन्ग एक्स लिख सकते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, T1 साइन θ1 इक्वल टू T2 साइन θ2। एफ अलॉन्ग वाई देख लेते हैं, वाई के अलॉन्ग ऊपर क्या लग रहा है, T2 कॉस ऑफ θ2 इक्वल टू नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और एक और फोर्स है जोड़ देंगे, T1 कॉस θ1। अरे बच्चों ये लिया, ये वाली, और नीचे की तरफ ये वाली, और इधर की तरफ ये और ये, सिंपल। अरे समझ में, अब दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। हमें पता चल गया थीटा का वैल्यू, θ1 का वैल्यू 45 डिग्री है, तो पुट कर दीजिए। हाँ θ1 का वैल्यू पता चल गया, तो पहला जो था ये वाली, इसमें पुट कर सकते हैं। T1 का वैल्यू हमें पता चल गया, T1 का भी वैल्यू पता चल गया है, mg√2 है, ठीक है। T1 का वैल्यू पता है mg√2 साइन θ1 मतलब 1/√2 इक्वल टू T2 साइन θ2। ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा T2 साइन θ2 का वैल्यू आ गया बच्चों mg, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो ये वाली था, इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करके आप सोल्व करना पड़ेगा आपको बच्चों। T2 नहीं पता है, cos θ2 नहीं पता है, इक्वल टू mg पता है, प्लस T1 का वैल्यू mg√2 है, cos θ1 1/√2 आएगा, ये कट जाएगा, फिर से आ जाएगा 2mg। देखिए बच्चों, एक यहाँ पे ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया, T2 है ना, तो इसको भी डिवाइड देंगे तो T2 कट जाएगा, साइन θ2 cos θ2, और इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। साइन θ2 अपॉन cos θ2 आ रहा है, cos θ2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, देख लीजिए सोल्व करके, हाँ 1/2 आ रहा है। तो बच्चों tan θ का वैल्यू, tan θ2 का वैल्यू 1/2 आ रहा है, कब होता है ये हमें भी नहीं पता है, तो बस मान लेते हैं। तो θ2 का वैल्यू आपका आ गया tan इनवर्स 1/2, और फिर θ2 आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, θ2 आ गया तो इसको पुट करके हम लोग T1 T2 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों, आसान है यार, कर सकते हैं। तो बच्चों ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों आपको बहुत आसान लग रहा होगा, अगर आप समझ रहे हैं। ये वीडियो बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो मिलेंगे आगे और चीज़ें के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। सवाल करते रहना, ठीक है।